फौजी अदालत बहादुर शाह जफर को मुजरिम करार देते हुए उन्हें मुल्क से बाहर निकालने यानी मुल्क बदर का फैसला सुनाती है। अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा किया, मतलब उन्हें फांसी की सजा नहीं दी गई। बादशाह अपने दो बेटों जवां बख्त और अब्बास शाह, बेगम जीनत महल और बेगम ताज महल के साथ हमेशा के लिए इस मुल्क से चले गए। बेगम ताज महल कलकत्ता से वापस लौट आए, लेकिन दोनों बेटों और जीनत महल ने बादशाह का आखिरी वक्त तक साथ दिया। रुद्रांशु, बहादुर शाह जफर के लिए तुम्हारी दीवानगी की इंतहा हो गई है। मिडिवल पीरियड में और भी पर्सनालिटीज हैं जो हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यार मैं तुझे कैसे समझाऊं? ये इस शख्स की हैसियत से बहादुर शाह जफर की बात नहीं है, एक शहंशाह की भी बात नहीं है। मेरे लिए एक ऐसा ड्रीम है जो मेरे लिए बहुत दिलचस्प मालूम होता है। तुम्हारा ख्याल है कि बहादुर शाह जफर एक हीरो थे और उन्होंने सिपाहियों को बगावत करने की तहरीक दी? एक मायने में थी। अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या गलत किया? वो कैसी शख्सियत के तौर पर मौजूद थे जब ये जंग लड़ने का फैसला लिया गया? देखिए, जो पूरा किस्सा है इस प्ले में, वो कई अलग अलग सतह पर है, कभी अलग अलग लेवल्स पर है। एक लेवल है जो अपने जहन में होता है, अपने माइंड में होता है। एक वो जो आप सामने देखते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं। एक वो जो बिल्कुल एक तसव्वुर की ही एक चीज़ है। You know, बहादुर शाह जफर के हथियार डालने के बाद लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे उनके बारे में। ओके देन। कुछ लोग तो कहते थे कि अंग्रेजों के गद्दारों को अब सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यार कुछ भी हो, लोगों के ख्यालात अलग अलग हो, लेकिन बहादुर शाह जफर ने जिस चिंगारी को हवा दी थी वो बहुत ज़रूरी था। पर खुदा, अब हमारे पास एक अजीम मुगलिया सल्तनत के शानदार माजी का ही तसव्वुर बाकी है। छाबना, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। भयानक गैर मुल्की तूफानों ने ना मुझे सिर्फ एक बेमकसद ज़हनी अजियत में मुब्तला करके तख्त शाही से आगाह कर दिया, बल्कि अब 2 गज जमीन मिलने के भी आसार नजर नहीं आते। एक शहंशाह के पास अपनी जमीन भी नहीं जहां उसकी तदफीन हो सके। छापना, आपको एक अजीम कौम अपना हीरो मानती है। आपने एक अजीम कौम के लिए उनके दिलों में और जहनों में एक चिंगारी पैदा की है, और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि आपने करोड़ों हिंदुस्तानियों को जंग आज़ादी में शामिल होने के लिए उनको तहरीक दी और एक रास्ता दिखाया। आज तुम ये सब क्या कह रही हो जवान मुअर्रिख? हकीकत बयान कर रहा हूँ। आपके अल्फाज ने हिंदुस्तानी अवाम के दिलों को गरमाया। जंग आज़ादी की तारीख आपको कभी फरामोश नहीं कर सकती, ये मेरा दावा है। समझ गए आप जहांपना? उस वक्त किसी ने बहादुर शाह जफर की बात पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने उस वक्त के राजाओं, नवाबों, रईसों से अपील की थी कि जंग एक झंडे के तले एक साथ मिलकर लड़ी जाए, लेकिन किसी ने कान नहीं धरे। उन्होंने अपनी राय से भी कहा कि वो खुद को हिंदुस्तानी समझे, हिंदू और मुसलमान नहीं। लेकिन मफादात के मुहाफिज फिरंगियों ने हिंदुस्तानियों को मजहब के नाम पर आसानी से बांटकर उसे मुस्लिम बगावत का नाम दे दिया, जबकि बाकी सिपाहियों में से ज्यादातर हिंदू बल्कि आला जात के हिंदू थे। बरखुदार ये जंग हिंदुस्तान की थी
اور ہندوستان کی عوام اپنے شہنشاہ کو قومی وقار کی علامت ہی تصور کرتی تھی۔ یہ جنگ دین و دھرم کے تحفظ کے لیے تھی، یہ جنگ مختلف مذاہب کے عقائد کی سلامتی کے لیے تھی۔ رعایا ہمیشہ اپنے شہنشاہ کو عظمت و شکوہ کا نشان سمجھتی تھی، لیکن انگریز اسے کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ انگریز اسے بھی رعایا تصور کرتی تھی۔ یہ تو آپ نے بالکل درست فرمایا جہاں پھر میرے اوپر مقدمہ چلایا گیا، مجھے کٹ گھڑے میں کھڑا کر دیا گیا، مجھے ایک بادشاہ خود اپنا دفاع نہیں کرتا، اس کا فرض ہے رعایا کی حفاظت کرنا۔ اب جنگی فتح یابیوں پر جشن منانا تو انسانی فطرت ہے، لیکن کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری شکست ہوئی اور تمہاری جیت؟ کون یہ کہہ سکتا ہے ہماری شکست ہوئی؟ واقعہ یہ ہے، اس جد و جہد کے آغاز کے قبل ہمارے پاس سراغ پانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ صبح تقریباً 8 بجے اچانک باغی فوجیوں نے محل کی کھڑکیوں کے نیچے جمع ہو کر شور مچانا شروع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میرٹھ سے بغاوت کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی بغاوت کی وجہ یہ بتائی کہ انہیں ایسے کارتوسوں کو اپنے دانتوں سے کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا جن میں گائے اور سور کی چربی لگی ہوئی تھی۔ اصل میں آپ لوگ گائے اور سور کی چربی لگی ہوئی تھی۔ جذباتی طور پر وہ لوگ انتہائی جوش خروش میں تھے، ہماری بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے، اس لیے ہم نے محل میں آرام کرنا چاہا۔ ان باغی سپاہیوں نے یورپین افسروں کو اپنی قید میں لے لیا تھا۔ بعد کے کم از کم 2 موقع پر ایسا محسوس ہوا کہ یہ لوگ ان یورپین قیدیوں کے قتل پر کمر بستہ ہیں۔ ہم نے ان کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی اور یورپین قیدیوں کو قتل کر ڈالا۔ یورپین قیدیوں کو قتل کر ڈالا۔ برخوردار ہمیشہ یاد رکھنا کہ جنگ آزادی انصاف کے لیے کی جانے والی ایک مقدس جنگ تھی جس میں ہندو مسلمان ایک ساتھ تھے۔ میں نے قتل و غارت روکنے کے لیے بے حد کوشش کی، لیکن خدا گواہ کسی نے میری ایک نہیں سنی، کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ میں نے 2 بار یورپی قیدیوں کو بچا لیا، لیکن برخوردار انقلاب کا چہرہ کبھی مہربان نہیں ہوتا۔ عالم پناہ
ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और फिरंगियों ने दिल्ली के साथ क्या किया? एक अजीम रिवायत के अलमबरदारों ने पूरे शहर को तबाह कर दिया, और जिस हिस्से को वो तबाह नहीं कर सके उसकी बेहुरमती करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उस फौजी अदालत में मैंने उर्दू में अपना बयान पेश किया, तो बाद में अंग्रेजों ने अंग्रेजी में उसका तर्जुमा करवाया। पर खुदा, तुम जानते हो? जी, मगर फिर भी आप बताइए। उस अदालत में अंग्रेजों के हिंदुस्तानी चपरासी और हाकिम मुझे बंदी बादशाह कहते थे। बंदी बहादुर शाह। वाह वाह साहब वाह, बंदी बहादुर शाह। बहुत खूब, बहुत खूब। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बयान का तर्जुमा लगभग 2 हफ्तों तक जारी रहा। कहा जाता है कि तर्जुमे में अंग्रेजों के इशारों पर कई तब्दीलियां की गई। ऐसे लोग जिन पर बहादुर शाह जफर भरोसा करते थे वो इस काम में शामिल थे। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा एक मामूली मुजरिम की तरह चलाया गया। फिरंगियों ने कानून फितरत को मजाक बनाकर रख दिया था। गैर मुल्की हुकूमत शहनशाह हिंदुस्तान पर मुकदमा चलाने के अपने मकसद में सिर्फ इसलिए कामयाब हुई क्योंकि हिंदुस्तानियों को आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। उस शहनशाह हिंदुस्तान का जुर्म ये था कि उसने अपनी रियाया के लिए आज़ादी तलब की थी। शहनशाह हिंदुस्तान अदालत में खुदा की कस्में खाता रहा, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। हम उस खुदाए वाहिद की कसम खाते हैं कि हमने उन यूरोपियन कैदियों को कत्ल करने का कोई हुक्म नहीं दिया था। दुख तो ये था, इन बागी फौजियों ने हमारे खादिमों पर ये इल्जाम लगाया था कि अंग्रेजों को खुफिया खत भेज रहे हैं। बागी फौजियों ने खुद ही एक अदालत कायम कर ली जो जहां तमाम मामलात के फैसले किए जाते थे और गौर खास के बाद आइंदा के इक़दाम के लिए हुक्म भी जारी होती थी। हमने उनके इन कामों और सरगर्मियों में कभी शिरकत नहीं की। ये बात हमारी शाही आन बान के खिलाफ थी। ये बात हमारी शाही आन बान के खिलाफ थी। इस तरह जंगें नहीं लड़ी जाती, इस तरह तो जिहाद भी नहीं किए जाती। ये सही और बाइज्जत लोगों के काम करने का तरीका तो कतई नहीं है। पर खुदार, मुझे इल्म है, मुझे पूरा इल्म है कि दिल्ली में अंग्रेजों ने मासूम बच्चों और नर्म नाजुक खवातीन के साथ किस तरह की वहशियाना हरकतें की। तो फिर कानपुर और गाजीपुर में आजादी के बहादुर सिपाहियों को सड़क के किनारे वाले पेड़ों से फांसी देकर किस तरह से लटकाया करते थे मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि उस वक्त इसका उन अंग्रेजों से जवाब लेने वाला कोई मौजूद नहीं था। हिंदुस्तान के लोग बहादुर शाह जफर को समझ नहीं सके। पटियाला, जींद, दोजाना, पटौदी, झज्जर, बूंदी की रियासतों को खत भेजे गए। बादशाह के खतों का कोई जवाब नहीं दिया गया। सिर्फ
दादरी और रानीन के नवाबीन ही उनकी मदद को आए और उनकी उस वफादारी का उन्हें क्या सिला मिला? फांसी की सजा। इसके बावजूद उसे मुस्लिम बगावत का नाम क्यों दिया गया, जो सरासर गलत थी? ये तो खास हिंदुस्तानी बगावत थी जिसमें बिलाशुबा मुसलमान भी शामिल थे। बाग़े सिपाहियों में अक्सरियत अवध के ब्राह्मणों और पूर्वी भूमिहारों और तेलंगानाओं की थी। नाना फडणवीस, तांतिया टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वगैरह भी इसमें अहम थे। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि 1857 की जंग आज़ादी को रोका नहीं जा सकता था। जब बहादुर शाह जफर ने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त मुगल सल्तनत का नामो निशान तक नहीं बचा था। बहादुर शाह जफर के पास लाल किला तो था, लेकिन उनके कब्जे में बस सिर्फ इमारत थी। नया निज़ाम वजूद में नहीं आया था और पुराना निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। फिर भी अवाम को एक शहंशाह की ज़रूरत थी जो उन पर हुक्मरानी करे, खा वो आखिरी बेबस मुगल बादशाह ही क्यों ना हो। यहाँ यकीनन हमारी जंग नहीं थी, लेकिन हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि ये हमारी रूह की जंग थी। आप लोगों ने अपनी फौजी ताकत के बल पर हिंदुस्तान की तहरीक बेदारी को कुचल कर डाला, लेकिन हम फिर भी नाकाम रहे। लेकिन याद रखो कि ये आखिरी जंग नहीं है। याद रखो कि ये आखिरी जंग नहीं है। हम रहे या ना रहे, एक बादशाह रहे, एक बादशाह रहे या ना रहे, लेकिन वह तहरीक जिसे तुमने गद्दारी का नाम दिया है वो हमेशा कायम रहेगी। तुमने हिंदुस्तान के शहंशाह को बर्बाद कर डाला। तुमने हिंदुस्तान के बादशाह को बर्बाद कर डाला, लेकिन ये करके तुमने इनकलाब की उस चिंगारी को हवा दे दी है जो खाक से उस अजीम नजरिए इनकलाब को जन्म देगी जिस पर काबू पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। वो जमीनें जिनसे हम बेदखल कर दिए गए दोबारा हासिल की जाएंगी इंशाअल्लाह। खुदा से अंग्रेजों की उस फौजी अदालत में जो भी मैंने कहा वो हर्फ पर हर्फ सच था, और इसका सबूत है वो दस्तावेज जो आज भी मौजूद है। मुकदमे की सुनवाई के 20वें दिन को मैंने उर्दू में ही खुद अपना दफाई बयान पेश किया सबके सामने, लेकिन उसके बाद 5 रोज तक उस अदालत की कार्यवाही मुलतवी की गई ताकि अंग्रेज एक ऐसे मुतरजिम को ढूंढ निकाले जो मेरे उस उर्दू बयान का अंग्रेजी में तर्जमा कर सके। और आखिरकार जब दोबारा कार्यवाही शुरू की गई तो उस अदालत में
میرے اس اردو بیان کا انگریزی ترجمہ پیش کیا گیا، لیکن وہ اب ہے کہاں کسی کو پتہ نہیں۔ آپ آرام کر لیجئے جہاں پناہ۔ آپ کے چہرے پہ بہت تھکاوٹ نظر آ رہی ہے۔ آپ نے بہت گفتگو کی میرے ساتھ۔ پر خدا میرا کیا، چند ہی روز میں ہمیشہ کے لیے آرام کرنے والا ہوں۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ ارے رودر، تم یہاں ہو؟ ارے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تمہارے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے۔ کیا خبر ہے؟ ارے تمہارے رنگون جانے کے ٹریول گرانٹ کا انتظام ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ ہاں سر شکریہ، تھینک یو سو مچ سر، کہ آپ نے میرے لیے گرانٹ دلا دی اور میرے سفر کے لیے رقم کا انتظام کر دیا۔ سر آئی ایم ویری سوری کہ اگر میرے اس رویے سے آپ کو کچھ نقصان ہوا ہو۔ کوئی بات نہیں رودر، بھول جاؤ اسے۔ پر یہ بتاؤ کہ تم رنگون کب نکل رہے ہو؟ سر اگر آپ نے گرانٹ دلائی دی ہے تو میں رنگون جلد جانا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا، ویری نائس۔ پر اکیلے جا رہے ہو کیا؟ ایکچولی میں سارا بھی میرے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ بہت اچھا، ویری نائس۔ اس لیے اس بات کی ضمانت بھی ہے کہ وہ تمہیں ہندوستان واپس لے آئے گی۔ اوکے، ویری نائس، آل دا بیسٹ بچے۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج دہلی یونیورسٹی کا ایک بچہ رنگون چلا جائے تو اس کی ملاقات تو نہیں ہوگی بہادر شاہ ظفر سے۔ مزار ہے، وہاں پھول ہوں گے، وہاں پر قوالی ہو رہی ہوگی، وہاں پہ لوگ قصے سنائیں گے، شاید کوئی پرانے رشتہ دار بھی مل جائیں، لیکن بہادر شاہ ظفر تو نہیں ملیں گے۔ باوجود اس کے ایک کہانی ہے جو سمجھنی ہے، وہ کیسے سمجھی جائے۔ ایک صوفی بچے سے کہتا ہے، رودرانشو سے کہتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اس چیز سے آزاد کرو جو ہمیں جکڑ کے رکھتی ہے۔ ہم ٹائم اور اسپیس میں، یعنی کہ جو اپنے حالات اور جو موجودہ جس جگہ پر ہم ہیں، ہم اس میں اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں۔ ہم ایک اڑان جذبات کی اور ایک اڑان تصور کی کر نہیں پاتے، صوفی کرتے ہیں۔ تو کہا کہ آؤ تم کو سکھاؤں کہ صوفی کہاں کیسے دور پہنچتا ہے، اور اس کو تعجب ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے باوجود رودرانشو رنگون جانا چاہتے ہیں، جا کر خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ صوفی بننے کے لیے کبھی کبھی ایک تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، اور شاید رودرانشو کو وہ تجربہ تبھی ہوتا ہے جب وہ رنگون پہنچتا ہے، اور رنگون پہنچ کر اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں اتنے دن سے جس سے بات کر رہا تھا وہ تو بہت دن پہلے جا چکا ہے، تب بھی میری بات ہو رہی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں اسی میں ہماری زندگی کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے میں صوفی خیالات اور صوفی تجربہ مدد کرتا ہے۔